जी बिल्कुल, इस वक़्त मैं मेयो हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड में मौजूद हूँ। जैसा कि पंजाब समेत अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी दिन-ब-दिन जो है डेंगू के केसेज़ में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। इस वक़्त मेरे साथ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर हामिद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो एज़ ए कंसल्टेंट, एज़ ए डॉक्टर जो डेंगू के पेशेंट उनको क्या मशवरा देते हैं और उनको किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जा रही है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, डेंगू के केसेज़ में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो सबसे पहले ये बताइएगा आम लोगों को, जैसा कि पहले डेंगू 2011 में आया था, उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा केसेज़ सामने आए थे। तो एक एपिडेमिक का समा था। तो अब क्या सूरत-ए-हाल है और आपके पास डेंगू के कितने केसेज़ इस वक़्त रिपोर्ट हो चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा कुछ बरसात ज़्यादा हुई शुरू में, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा और डेंगू के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक मेयो हॉस्पिटल में 150 के करीब कन्फर्म्ड केसेस आए हैं। ज़ाहिर है ये कन्फर्म केसेस वो होते हैं जो बाकी सारी पैरामीटर से गुज़र चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सस्पेक्टेड आए, वो हज़ारों में हैं। अभी हमने डेंगू वार्ड को एक्सपेंड भी किया है। आपको मालूम है पहले इमरजेंसी के 3rd फ्लोर में था, अब हमारे पास आईसीयू 3 और आईसीयू 4 हमने मख्तस कर दिया है डेंगू मरीज़ों के लिए। 44 बेड्स हैं और इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 20 बेड हाई डिपेंडेंसी के भी हैं सीरियस मरीज़ों के लिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि प्रोबेबल और सस्पेक्टेड, नाज़रीन, हमारे नाज़रीन ये सुनना चाहते हैं कि ये प्रोबेबल क्या होता है, सस्पेक्टेड क्या होता है, कन्फर्म क्या होता है? इसकी कोई थोड़ी-सी डेफ़िनिशन, कोई तारीफ़ हमें बता देंगे? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। 2011 में जब एपिडेमिक आया था उस वक़्त मैं मेयो हॉस्पिटल आईसीयू का इंचार्ज था, तब से मैं डीएग का मेंबर भी रहा हूँ। तो ये जानना आम आवाम के लिए भी और सब के लिए ज़रूरी है कि पैनिक होने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। कोई भी मरीज़ जिसको बहुत तेज़ बुखार यकजक हो जाए और वो बुखार 2 से 10 दिन तक रहे, उस बुखार के साथ कोई और वाज़ेह वजह ना हो कि ये बुखार क्यों आए, सर में दर्द हो, आँखों के पीछे दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, शदीद पेट का दर्द, वॉमिटिंग, ये अलामात हैं क्लासिकल अलामात। अगर किसी भी मरीज़ में तेज़ बुखार के साथ इनमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा अलामात हों, तो हम कहते हैं कि ये सस्पेक्टेड डेंगू का मरीज़ है। अब ये अलामात डेंगू के अलावा और बीमारियों में भी बहरहाल हो सकती हैं। इस सस्पिशन को या शक को पक्का करने के लिए फिर कुछ टेस्ट अब हम करते हैं। एक सादा सा टेस्ट है जो सब लोगों के इल्म में है, सीबीसी। सीबीसी फॉर डेंगू टेस्ट, जिसका 5 मिनट के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। अगर सीबीसी फॉर डेंगू टेस्ट के अंदर उसके वाइट सेल का काउंट कम हो, एक ख़ास मिकदार उसकी अच्छा सर, मुतय्यन है। तो हमारे नाज़रीन जो है, कैपिटल टीवी के जो व्यूअरशिप नाज़रीन, वो ये सवाल भी पूछते हैं हमसे, वो ये जानना भी चाहते हैं कि ये जो डेंगू का टेस्ट होता है, जिसे आप सीबीसी कह रहे हैं, या एनएस-1 होता है, तो इसमें सर कौन-सा ऐसा क्राइटेरिया डब्ल्यूएचओ की जानिब से तय हुआ है या आपके जो कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डीएग हैं, उनकी जानिब से तय किया गया है कि कन्फर्म पेशेंट क्या 50,000 से नीचे है, या कन्फर्म पेशेंट जो है डेंगू का वो 50,000 से प्लस है, जो उसके प्लेटलेट्स हैं? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा गाइड कीजिए। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था कि देखें, हमने जो एल्गोरिदम बनाया है डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक, उसमें हम बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले बुखार के साथ 2 या 2 से ज़्यादा अलामात होनी चाहिए। उसके बाद सीबीसी का टेस्ट होना चाहिए। सीबीसी के टेस्ट में अगर वाइट सेल कम है और प्लेटलेट 100,000 1 लाख से कम है, तो फिर हम इसको कहते हैं प्रोबेबल केस। सिर्फ ऐसे मरीज़ों का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट या एनएस-1 एंटीजन किया प्रोबेबल जाता है। का मतलब है मशकूक। प्रोबेबल का मतलब है कि इम्कान इसके अंदर है कि इसको होगा। जो पहला था सस्पेक्टेड, वो शक है, दूसरा है इम्कानी तौर पे, तीसरा है कन्फर्म। कन्फर्म के अंदर एनएस-1 एंटीजन और आईजीएम एंटीबॉडीज़ की जाती हैं। अब ये जो है, अब अगर इस वक़्त चूँकि डेंगू फैला हुआ है, अगर आप आम लोगों का भी करना शुरू कर दें आईजीएम टेस्ट, तो हो सकता है किसी का पॉज़िटिव आ जाए। लेकिन ये बात बहुत अहम है समझने की कि भले टेस्ट पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो जो मैंने अलामात बताई हैं, अगर वो अलामात नहीं हैं, अगर सीबीसी में चेंजेस नहीं हैं, तो ये जो रिपोर्ट है आईजीएम की या फॉर दैट मैटर एनएस-1 एंटीजन की, शायद हम इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। तो कंफर्म केस सिर्फ वो है जिसके अंदर नंबर 1 अलामात हैं, नंबर 2 जिसमें डब्ल्यूबीसीज़ कम हैं, प्लेटलेट्स 100,000 से कम है, प्लस कंफर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब है 100,000 से जिनके प्लेटलेट्स कम हैं, व्हाइट सेल कम है, तो वो उनको हम उस जो गाइडलाइंस हैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन सर, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो आप भी इस पे इत्फ़ाक़ करेंगे। हमारे घर में देखें, अगर घरों में देखा जाए तो जो मामलात होते हैं, जब कोई बुखार होता है तो टोटके शुरू हो जाते हैं, चाची, मामी, फूफी, दादी आती है और मुख्तलिफ टोटके शुरू हो जाते हैं, कोई दम दरूद शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये मैंने जो शुरू में कहा है
कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू एक कॉमन मसला है और मेजॉरिटी मरीज़ 90% मरीज़ उनको कोई सीरियस बात नहीं होती। जो 10% को सीरियस बात होती है, जिसको हम डेंगू लीक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं, उनमें से भी बेशतर बिल्कुल बेहतरीन जानवर हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। बेतहाशा टोटके नुकसानदेह हो सकते हैं। बुखार के लिए, दर्द के लिए सिंपल पैरासिटामॉल की दवाई, सिंपल पैरासिटामॉल की दवाई, घर पे मुकम्मल तौर पे आराम किया जाए, मशरूबात का एहतमाम किया जाए, मेक श्योर किया जाए पानी, स्कैंजुइन, ओआरएस वगैरह पीते रहें, और ये 4-5 दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा सर, बिल्कुल आपने इंतहाई मुफीद मशवरे दिए। सर अब मुझे अब आखिर में ये बता दीजिएगा कि आपके पास कंफर्म डेंगू पेशेंट आ जाता है जो कि WHO की गाइडलाइंस पर पूरा उतरता है, या जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स हैं, या DIAC की गाइडलाइंस पे पूरा उतरता है, तो आप उन पेशेंट्स के बारे में उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उनका इलाज मुआवजा कैसे करते हैं? सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि मरीज़ सिर्फ वो दाखिल होना चाहिए जिसमें नंबर 1 ख़तरे की अलामात हों, नंबर 2 वो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में हो, यानी कि लीक हो रहा हो। उसके अलावा आजकल के उसमें हम नहीं समझते कि हर डेंगू के मरीज़ को दाखिल होना चाहिए। ख़तरे की अलामात क्या हैं? ख़तरे की अलामात जो मैंने आपको शुरू में अलामात बताई हैं, उसके अलावा अगर गशी मदहोशी हो रही है, बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, जो कुछ भी मरीज़ खाता है वो उलट देता है, वॉमिट कर देता है, शदीद उसको पेट का दर्द है, नाक से, मुंह से या कहीं और से बेतहाशा खून आ रहा है, या उसके प्लेटलेट 50,000 से कम हैं, तो ये हैं अलामात जिस पे हम कहते हैं इनको दाखिल करें। दाखिल करके हमारा मकसद क्या होता है? कोई हाई फाई दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पैरासीटामॉल देना है, और जो खा पी नहीं सकते या खाया पिया वो पचा नहीं सकते, उनको हम ड्रिप लगाते हैं। और ड्रिप लगाने के साथ जो तीसरी बहुत अहम बात है, उनकी मॉनिटरिंग हमारी जो सिस्टर्स और नर्सेज हमारी करती हैं, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो मरीज़ सिर्फ डेंगू फ़ीवर का है और उसके अंदर ख़तरे की अलामात हैं, उसके अंदर 4-4 घंटे के बाद उनके सिंपल वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट रेट इनका देखना है, और साथ साथ देखना है कि कितना अंदर गया और कितना वो निकाल रहे हैं, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड हम कहते हैं। इसके साथ फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें पता लग जाता है, साथ हम गाहे बगाहे CBC का टेस्ट कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई डेंगू हेमरेजिक वाली कंडीशन में तो नहीं जा रहा। जो डेंगू हेमरेजिक कंडीशन में हो उनको हम 4 घंटे के बाद नहीं, उनकी मॉनिटरिंग 1-1 घंटे के बाद होती है। और उनमें एक और जो बहुत अहम बात है, उनके अंदर ड्रिप एक ख़ास मिकदार में और ख़ास रफ्तार में देना होती है। ये 2-3 सिंपल काम हैं जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें ज़्यादातर मरीज़ ठीक हो जाते हैं। प्रिडिक्टेबल डिज़ीज़ है, हाँ, मसला ज़रूर पैदा होता है, वो भी मैं बताता चला जाऊँ। जो मरीज़ हैं जिनको पहले से कई अमराज़ हैं, पहले से दिल का मर्ज़ है, शुगर है, उनको हाइपरटेंशन है, उनको फालिज का अटैक हुआ है, उनको गुर्दों फेलियर है, वो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। उनके अंदर एडल्ट्स में फिर हमें ज़रा ज़्यादा फ़िक्र होती है, लेकिन इलाज मोर और लेस वही है जो मैंने आपको बताया, और उनकी अंडरलाइंग बीमारी जो है, जो पहले से बीमारी चल रही है, उसको ज़रा और तवज्जो की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, आखिर में हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि लोगों को अवेयरनेस क्या देते हैं? क्या सफाई का इंतज़ाम रखा जाए, और डेंगू से कैसे बचना चाहिए? आप सीनियर डॉक्टर हैं, आप सीनियर प्रोफेसर हैं, आपने हज़ारों पेशेंट का इलाज किया डेंगू का, तो आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की रोशनी में क्या ऐसा मैसेज जो है वो पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन को? देखिए, ये बहुत अहम बात है। आपको मालूम है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है। तो बचाव है जिसके लिए आमतुन्नास को तवज्जो देने की ज़रूरत है। पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी के निकास का एहतमाम करें, सॉलिड वेस्ट जहाँ पे कूड़ा करकट जमा है उसको साफ़ करें। आम तौर पे हम समझते हैं कि सिर्फ पानी जमा होने से ही होता है, कूड़ा करकट के अंदर मच्छर जो है अंडे दे देता है, और जैसे ही कुछ पानी वहाँ पे गिरता है बरसात की वजह से या किसी और वजह से, तो वो अंडे मच्छर पैदा करते हैं, और वो मच्छर जो है डेंगू को फैलाते हैं। तो ये सफाई सुथराई करने की ज़रूरत है। दिन के 2 औकात हैं जहाँ पे बहुत एहतियात करनी चाहिए, सुबह-सुबह और शाम के वक़्त, जहाँ पे ये मच्छर हमलावर होता है। पूरे आस्तीनों के कपड़े पहनें, डेंगू से बचाव का लोशन लगाएं, ये चीज़ें एहतियात करें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर जो सीनियर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हारून साहब, उनकी आपने बात सुन, उनका यही कहना था कि उनका नाज़रीन को यही मशवरा है कि जो डेंगू के जो मर्ज़ है उससे बचने के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो WHO की जानिब से गाइडलाइन दी गई हैं, और उसके अलावा DIAC की जानिब से जो गाइडलाइन दी गई हैं उनको स्टडी किया जाए, और उसके अलावा अपने घर का माहौल साफ़ रखें, जो है हाफ स्लीव या फुल स्लीव कपड़े पहने, और उसके अलावा लोशन का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जो अगर डेंगू की इलामात सामने आती हैं या डेंगू के जो सिम्टम सामने आते हैं, तो फ़ौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल से रुजू करें, और वहाँ पर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है उसका इलाज मुआवजा करवाएं। जी।